जय हिंद दोस्तों। प्यारे बच्चों, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है जो दूसरे त्रैमासिक हाफ ईयरली जिसका एग्जाम 19 दिसंबर 2025 को हुआ था। ठीक है, ये कंपलसरी है, सोशल साइंस और 9th क्लास का है। ठीक है, इसमें लगभग कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? ये आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पूर्वांचल की पहाड़ियां सम्मिलित है किस? पूर्वांचल की पहाड़ियां में कौन कौन सम्मिलित है? तो मणिपुर की भी पहाड़ी है, पटकाई की भी पहाड़ी है, नागा की पहाड़ी है, मतलब इसमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? देखिए, पूर्व का मोती किसको कहा है? श्रीलंका। भारत का जो नक्शा है उसके नीचे एक छोटा सा मोती की तरह लटका हुआ है, इसलिए इसको पूर्व की मोती कहा गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे है, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, देखिए कर्क रेखा आपको चीन से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, मतलब इन सभी से कर्क रेखा गुजरती है। और याद रखिए, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य है? देखिए, तो सार्क कंट्री का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसका सदस्य कौन है? भारत है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 8 इसके मेंबर है। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए, बोध गया भारत के बिहार राज्य में है, और ये बिहार के किस जिले में है? गया जी जिले में है, नाम ही है गया जी जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना में भारत का सहयोगी देश निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कोसी से 2 देश परेशान है, एक नेपाल और एक भारत। तो उसका सहयोगी देश कौन सा है? नेपाल आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल नीनो या अल नीनो क्या है? देखिए, अल नीनो क्या है? एक पेरू देश है जिसके तट पर एक गर्म जलधारा शुरू होती है, और जब वो भारत में पहुंचती है तो मौसम को बिगाड़ देती है, मतलब कभी तूफान तो कभी आपको सुखाड़ ला देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? लंबा सड़क पुल, देखिए आप जो भी देख रहे हैं सड़क प्लस आपका सबसे बड़ा सड़क पुल के अंतर्गत आता है। तो अभी वर्तमान में बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल गांधी सेतु पुल है। ठीक है ना, ये 1982 ईस्वी में बनाया गया था, इंदिरा गांधी जी के उद्घाटन किए थे। ठीक है ना, और इसकी जो लंबाई है कितना है? 5750 मीटर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा के बीच है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच है उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? अगर सर्वाधिक प्रदूषित नदी की अगर बात करें तो नदी का नाम क्या है? साबरमती। कहाँ से? राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, और राजस्थान गुजरात होते हुए समुद्र की तरफ गिर जाती है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? देखिए, पहले ये चेरापूंजी था, लेकिन वर्तमान में क्या है आपका? मासिनराम है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, आया क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है? देखिए, भारत में जो नदी बहती है, जो कैलाश इसका उद्गम स्थल है, यारलुंग कैलाश का एक पार्ट है, उससे निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और चीन में इसका नाम क्या है? सांगपो नदी। भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, जब गंगा से मिलती है तो पद्मा कहलाती है, और जब बांग्लादेश में घुसती है तो जमुना नदी से कहलाती है। ठीक है, तो इतना नाम ब्रह्मपुत्र नदी का है। आगे, किस भारतीय प्रदेश में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? देखिए, एक सींग वाला गैंडा जो पाया जाता है असम में पाया जाता है, और यहाँ एक पार्क भी है, काजीरंगा पार्क, जिसमें अभ्यारण्य है, जिसमें एक सींग वाला गैंडा की अधिकता है, और ये राज्य पशु भी है वहाँ का। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल तट पर कब होता है? देखिए, केरल तट पर जून में होता है, लगभग 5 जून के आसपास ये आगमन होता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप जल्द से रिवाइज कर लीजिए और चेक भी करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन झीलों का उदाहरण है? तो डल भी झील है, वुलर भी झील है, सांबर भी झील है, और सभी किसमें? जम्मू कश्मीर में है। तो इनमें से सभी आपको झील का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से क्या है? कैस्पियन सागर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कैस्पियन सागर क्या है? तो कैस्पियन सागर क्या है? एक झील है। क्या है आपका? एक झील है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है ना, देखिए बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है, बम विस्फोट मानव आपदा है। ठीक है, मानव अपने इच्छा से इसका उपयोग करती है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया था? देखिए परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग जापान में किया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा किया गया था। 6 अगस्त को लिटिल लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैट बॉय नाम के 2 परमाणु बम गिराए गए थे जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कालाजार बीमारी का कारण है? ठीक है ना, तो कालाजार बीमारी के कारण कौन सा है? बालू मक्खी के तरह काला जगर जल फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? ठीक है ना, तो कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाविक अमेरिगो वेसपुच्ची किस देश के निवासी थे? तो ये नागपुच्ची जो आप नाम देख रहे हैं ये इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के? इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य के समृद्धि की चर्चा अपने यात्रा वृत्तांत में की? उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें विजयनगर साम्राज्य का लेख लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल भारत में किस वर्ष आए थे? ठीक है, तो पुर्तगाल भारत में 1498 में। नाम क्या था? वास्को डिगामा। कहाँ आए थे? केरल के कालीकट तट पर आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लैसेर फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो लैसेर फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। किसने? एडम स्मिथ ने। ठीक है ना, आगे है, बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किस देश से है? तो देखिए बोस्टन टी पार्टी का जो घटना का संबंध है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है ना, तो स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। किसने लिखी है? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो स्थापना का सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस में हुआ था? आपका फ्रांस में हुआ था। लेकिन अगर प्राचीन समय में गणराज्य की अगर बात करता तो भारत के वैशाली जिला आता है। ठीक है, मैं ही राज्य हूं यह कथन किसका है? मैं ही राज, तो मैं ही राज हूं यह कथन किसका है? लुईस चौदामा का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है? इंग्लैंड से है। इंग्लैंड से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, 32 जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो देखिए जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसको दिया गया है? रूस को दिया गया है। ठीक है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक से मिलता जुलता एक चिन्ह है लेकिन स्वास्तिक नहीं है। ठीक है ना, स्वास्तिक आपको सीधा होता है। ठीक है ना, और नाजी का ये थोड़ा कर्व था, तो ये स्वास्तिक नहीं होता, ये स्वास्तिक जैसा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 34 है, फांसीवाद किस देश में शुरू हुई थी? देखिए तो फांसीवाद इटली में हुई थी। इटली के मुसोलिनी था, उसने फांसीवाद की शुरुआत की थी। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी? देखिए प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में, समाप्त हुआ था 1919 ईस्वी में। और ये कौन सी संधि थी? वर्साई की संधि थी। कौन सी? वर्साई की संधि थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? देखिए तुष्टीकरण की नीति किसकी देश की देन है? फ्रांस की देन। ठीक है, तुष्टीकरण मतलब पक्षपात। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? गुटबंदी का मतलब होता है कि आप गोलबंद कर दिए 2-3 देश मिलकर। वो किसका है? बिस्मार्क का है। किसके द्वारा दिया गया है? बिस्मार्क का।
भूमिज विद्रोह कब हुआ था? देखिए, भूमिज विद्रोह जो हुआ था बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था 1832 में। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? गंगा नारायण सिंह का विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, या इसको जंगल महल का विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में रहते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, नाजीवाद किस विचारधारा का विरोधी था? तो नाजीवाद नहीं चाहता था कि समाज हो, मतलब समाजवाद का विरोधी था, ठीक है ना। नाजीवाद के जनक निम्नलिखित में से कौन थे? तो नाजीवाद के जनक नाजी थे, जिसको हम एडोल्फ हिटलर कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी में इसका हुआ था, इसका इतिहास। मुसोलिनी के नेतृत्व में किस देश में सरकार बनी? इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर, दोनों पैरेलल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? कौन सा उत्पादन करता है जिसका प्रयोग आम व्यक्ति करते हैं? किसान भी करता है, दर्जी भी करता है, बढ़ई भी करता है। तो कितना हो गया? ऑल ऑफ, मतलब सभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है? मतलब कोई चीज को हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो टिकता है, वो कौन सा उदाहरण है? तो कार भी टिकता है, फर्नीचर भी टिकता है, आपका रेफ्रिजरेटर भी टिकता है, तो मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन नहीं है? तो ये सब उत्पादक का साधन है, मतलब इनमें से नहीं हो जाएगा, कोई भी नहीं ऐसा जो उत्पादक का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? मतलब शारीरिक नहीं, मानसिक है। मजदूर शरीर से काम करता है, किसान भी शरीर से काम करता है, कुली भी शरीर से काम करता है, लेकिन शिक्षक जो क्या है, शिक्षक दिमाग से काम करता है, मतलब मानसिक उसका परिश्रम ज्यादा है। कड़ाई किस कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो देखिए, कृषि क्षेत्र में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, हर एक अंतराल के बाद उसको बेरोजगारी मिलती है, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, जवाहर योजना का प्रारंभ 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो देखिए, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी, कहने का मतलब यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे भी है, लेकिन उसको उतना काम नहीं मिलता जितनी उसकी योग्यता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? तो देखिए, उपयोगिता का सृजन करना, जो चीज उपयोगी है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है? तो मानवीय पूंजी निर्माण का मतलब शिक्षा रहे न कुछ रहे न, लेकिन शिक्षा हमेशा किसी चीज के क्रिएशन में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, रोज 100 दिनों की गारंटी किस योजना के तहत दी जाती है? देखिए, 100 दिन गारंटी मनरेगा के तहत दी जाती है, लेकिन अब 2025 में इसको खत्म करके एक और इसके जगह पर लगाया है जी राम जी योजना। क्या नाम है? जी राम जी योजना। इसमें 100 दिन की गारंटी थी और इसमें 15 दिन बढ़ा दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन तीसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं? देखिए, तीसरी दुनिया के देश जो कहे जाते हैं वो क्या कौन कहे जाते हैं? गुटनिरपेक्ष राज्य। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? इसमें मुख्य रूप से देश थे भारत, मिस्र, युगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया। 5 देश इसमें मुख्य रूप से आगे थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, ठीक है। गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत का प्रतिपादक रैगनर मार्क्स थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी का कारण क्या है? गरीबी क्यों होता है? उच्च जन्म दर, ये भी गरीबी का कारण है, बेरोजगारी भी है, कृषि का पिछड़ापन भी है, इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो बिहार राज्य में सबसे छोटा जिला 2 है, अरवल और सीहोर, लेकिन सीहोर की जनसंख्या सबसे कम है, 6,56,000 लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के सबसे
अस्थाई सदस्य की अगर बात करें, अध्यक्ष की बात करें, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको 9 दिसंबर को बनाया गया था। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। तो पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन भारत में किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख है? देखिए, देश में अगर संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, राज्य में राज्यपाल होते हैं। अगर बिहार के राज्यपाल की बात करें तो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है, न्याय शामिल नहीं है। ठीक है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, मूल अधिकार पहले 7 थे, लेकिन 1972 या 74 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसको मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा विशेष बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है। संयुक्त, ये क्वेश्चन नंबर आपका 61 था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, जिसमें सबसे बड़ा अंग है क्या? महासभा है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। आगे क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 193। ठीक है। आगे है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 84 है। ठीक है। 84। आगे क्वेश्चन है, जल संघर्ष किस देश में हुआ था? देखिए, जल संघर्ष हुआ था बोलीविया में 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, बोलीविया में हुआ था। ये इसको हम वैसा बोल सकते हैं, कोका बोम्बरी वाटर संघर्ष जिसको बोल सकते हैं, 2000 में बोलीविया में हुआ था। ठीक है ना। भारत में आपातकाल किसने लागू किया था? तो देखिए, भारत में आपातकाल 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? देखिए, पहले सोवियत संघ था, मतलब कई देशों का एक ग्रुप था, और 1991 में इससे लगभग 11 देश अलग हुए थे। ठीक है। आंग सान सू का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? देखिए, आंग सान सू का संबंध आपको बगल के म्यांमार या बर्मा बोल सकते हैं देश से है। ठीक है ना। ये म्यांमार की पूर्व फॉरेन मिनिस्टर रही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एमपी किसे कहा जाता है? देखिए, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसको एमपी कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोक मेंबर ऑफ राज्यसभा को भी एमपी कहा जाता है, लोकसभा का भी एमपी कहा जाता है। तो एमपी का कौन सा होगा? 69 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और सी दोनों होगा। ठीक है ना। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ये आपका क्या है? न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। तो बच्चों, ये आपका 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था। इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।